चलिए हम पढ़ने वाले हैं अभी मेमोरी के बारे में। और मेमोरी क्या होती है? मेमोरी आप समझ सकते हैं, इंसान के अंतर्गत अगर बात करें तो उसको बोला जाता है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि उसी के अंतर्गत जो है स्टोरेज यहाँ पे होती है। तो आपको पता नहीं होगा, इंसान के अंतर्गत भी जिस प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी का यूज़ होता है उसी प्रकार इंसान के अंतर्गत भी मेमोरी यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तो होती है वर्किंग मेमोरी यहाँ पे, ठीक है, जो टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि इसको हम जो है भविष्य के लिए भविष्य के लिए जो स्टोर करके रखते हैं वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ये सारी चीज़ कहाँ से इंटरेक्शन होता है? एनवायरनमेंट से होता है। तो एनवायरनमेंट हम देख सकते हैं, इसी के तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो कंप्यूटर में हम देख सकते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है? एक स्टोरेज होती है, स्मृति हम बोल सकते हैं, या फिर जो मेमोरी है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टोर करने के लिए दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक तो टेम्परेरी स्टोरेज होती है और दूसरी होती है परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज मतलब जिसको भविष्य के लिए यूज़ होना है। और ये सारी चीज़ इंटरेक्ट कहाँ से होती है? ये होती है इनपुट डिवाइस से। तो इनपुट डिवाइस या जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, जैसे कुछ विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस हो सकती है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, रिमूवेबल मीडिया हो सकती है, स्कैनर, कैमरा, माइक, वीडियो, ये सारी चीज़ हो सकती है, कुछ रिमोट सोर्स हो सकते हैं, कुछ अदर सोर्स हो सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट कहलाता है, इसके माध्यम से ही सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो इसके माध्यम से क्या होगा? यहाँ देखिए प्राइमरी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो हम देखें, सीपीयू के अंतर्गत एक रजिस्टर होता है, वो हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है, और कैश भी हमने देखे। तो उसके बाद रैम भी हमने देखे, पर हम इनको जो है विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो ये सारी जो मेमोरी है वो टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। अब टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो जिस मेमोरी का उपयोग जो है कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किया जाता है, यानी कि कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, कार्य करते समय जो भी डाटा स्टोर किया जाना है वो कहलाती है यहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी। यानी कि कार्य करते समय जो भी डाटा स्टोर किया जाना है उसको हम कहाँ करते हैं? टेम्परेरी मेमोरी में, ठीक है। और यहाँ पे इनमें जो डाटा है कब तक सुरक्षित रहता है? जब तक कि कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर के ऑफ होते ही इनका जो डाटा है डिलीट हो जाता है। इनको बोला जाता है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। और जब जो कंप्यूटर है उसमें से डाटा को क्या करना है? परमानेंटली सेव करना, तो यहाँ पे जाती है परमानेंट स्टोरेज एरिया में। जैसे अगर बात करें, देखिए रोम बायोस भी एक प्रकार से परमानेंट, ये हालांकि इसमें चेंजेस नहीं होते, रीड ओनली मेमोरी या प्रोग्राम स्टोर रहते हैं कंप्यूटर के बायोस, ठीक है। इसके अलावा रिमूवेबल ड्राइव्स होती है, जो पेन ड्राइव वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज भी हो सकती है और हार्ड डिस्क भी हो सकती है। तो ये सभी क्या है? परमानेंट स्टोरेज। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम किया जाना उसको स्टोर करना, उसको हम बोलेंगे मेमोरी। लाइक इंसान का जो दिमाग है वो भी एक प्रकार से मेमोरी के रूप में हम देख सकते हैं कंप्यूटर में। हालांकि कंप्यूटर की तुलनात्मक रूप से देखें, कंप्यूटर में ब्रेन मतलब होता है सीपीयू, पर यहाँ पे इंसान में ब्रेन और प्लस मेमोरी दोनों सब चीज़ें वहाँ पे साथ में रहती है। यहाँ पे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी हमने देख ली है, यानी कि यह डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण यानी कि स्टोर करके रखता है, और कंप्यूटर की याददाश्त भी इसको कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं। मानव में कुछ बातों को याद करने के लिए जो है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और यह मेमोरी जो होती है सीपीयू का अभिन्न अंग होती है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, जिसे हम बोलेंगे रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आंतरिक मेमोरी, या फिर प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी इसको बोला जाता है। किसी भी निर्देश या इन्फॉर्मेशन यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो परिणाम होते हैं उनको स्टोर करके रखना क्या कहलाता है? उनको स्टोर करके रखना यहाँ पे मेमोरी कहलाता है। इसके बाद एक होता है, इसमें देखिए मेमोरी कैसे काम करती है, किसके माध्यम से वो स्टोर करती है, कैसे किस प्रकार स्टोर करती है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है बिट और बाइट। तो बिट और बाइट की अगर बात करें तो मेमोरी में स्टोर किया गया जो डाटा है वो 0 और 1, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर मतलब डिजिटल भाषा इसको बोला जाता है 0 और 1, इसमें परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 के संयुक्त रूप को क्या बोला जाता है? बाइनरी डिजिट इनको बोला जाता है। और संक्षेप में अलग अलग बोले तो इनको बिट भी कहा जाता है। बिट मतलब सिंगल 0 या सिंगल 1 को यहाँ पे बिट कहा जाता है। और बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए जो स्थान है उसको मापने की सबसे छोटी इकाई है। इससे बड़ी जो है बाइट बनते जाती है। बाइट के बाद हम देखें तो यहाँ देखिए आप जो है बहुत सारा जो प्रकार देखने को मिलेगा। और अच्छा, ये जो मेमोरी मापने की जो चीज़ें हैं वो उनको मेजरमेंट बोला जाता है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट इनको बोला जाता है। तो सबसे पहली जो होती है वो कहलाती है बिट। और बिट जो होती है एक, यानी कि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, किसी भी एक को हम क्या बोलेंगे? बिट बोलेंगे। तो एक बिट जो होती है यहाँ देख सकते हैं, परंतु 0 1 0 1 इस प्रकार से मिला के टोटल 8 बन जाती है। टोटल 8 बन जाती है, उनको बोलते हैं 1 बाइट। बाइट, ठीक है, मतलब बिट से क्या बनती है? बाइट बनती है। और टोटल मिलाकर 8 बिट अगर जुड़ जाए तो बाइट बनेगी। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं 8 बिट का कलेक्शन बाइट कहलाता है, परंतु 4 बिट का कलेक्शन यहाँ पे निबल कहलाता है। तो निबल भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है।
अब बाइट की अगर बात करें तो बाइट 1024 अगर कलेक्ट कर दी जाए एक जगह तो वो कहलाती है 1 KB। 1 KB मतलब होता है 1 KB। यहाँ पे मतलब मेमोरी की जो यूनिट है वो बढ़ते जाती है यहाँ पे। फिर 1024 KB से अगर बात करें तो यहाँ से 1 MB यानी कि 1 MB यहाँ पे देखने को मिलता है। 1024 MB मतलब होता है 1 GB। अब 1 GB आप समझते होंगे, GB यानी कि मेमोरी कार्ड आप देख सकते हैं, मोबाइल में स्टोरेज आप देख सकते हैं, GB के फॉर्म में ही देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है गीगाबाइट। उसके बाद 1024 GB का मतलब होता है 1 TB। 1 TB मतलब टेराबाइट यहाँ पे होता है। फिर 1024 TB यानी कि 1024 टेराबाइट मतलब होता है 1 PB यानी कि 1 पेटाबाइट होता है। 1024 PB मतलब 1 EB होता है यानी कि एक्साबाइट होता है। 1024 EB मतलब 1 ZB होता है, जेटाबाइट जिसे बोलते हैं। 1024 ZB मतलब 10 जो है एक ये YB होता है मतलब 1 YB होता है, 1 योटाबाइट जिसे बोलते हैं। और 1024 YB मतलब होता है 1 ब्रोंटोबाइट। और फाइनली 1024 ब्रोंटोबाइट मतलब होता है 1 ज़ियोबाइट। और सबसे बड़ी जो यूनिट है वो कहलाती है अभी ज़ियोबाइट यानी कि GB। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट बिट है और सबसे बड़ी यूनिट GB यानी कि ज़ियोबाइट है। GB मतलब गीगाबाइट नहीं समझना, ज़ियोबाइट मतलब होता है GB। ठीक है, और इसका मतलब भी गीगाबाइट होता है, ऐसा GB का मतलब, परंतु अगर बड़ी पूछा जाए तो आपको ज़ियोबाइट ही यहाँ पे लगाना है। तो हाईएस्ट मेमोरी यूनिट जो है ज़ियोबाइट यहाँ देखने को मिलती है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया। ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे, यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। इसके बाद हम देखें यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे हमको मेमोरी देखने को मिलती है। मेमोरी देखें, मेमोरी हमने देखें कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ जान लेते हैं हम, और विस्तार से हम जो है इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हैं नेक्स्ट अगर देखें यहाँ, तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत देखें तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के कार्य करने में, कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाती है। यहाँ पे जो कंप्यूटर में काम कर रहा है, वर्किंग चल रही है, उसको स्टोर करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का काम जिसमें स्टोर रहता है वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि सबसे पहली होती है कैश मेमोरी, उसके बाद होती है रैम, फिर यहाँ पे रोम। तो रोम तो स्थायी मेमोरी है, परंतु प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आती है। जो बायोस होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हम बाद में देखेंगे भी विस्तार से, परंतु कैश मेमोरी एक प्रकार की फास्ट मेमोरी है। ठीक है, कैचे मेमोरी भी इसको बोला जाता है, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में, जैसे देखिए ये रैम हो गई और ये सीपीयू, तो ये रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी काम कर रही है, कैश मेमोरी। ठीक है, और यहाँ कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि यह वर्ड के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है और ये ब्लॉक के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है। तो कैश मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद रैम होती है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो भी यूज़र के द्वारा इनपुट दिया जाता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो रैम में स्टोर रहता है। ठीक है, और रैम जो है एक एक करके कहाँ पहुँचाती है, कैश मेमोरी, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसको मेमोरी यूनिट यानी कि सीपीयू का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अगर रैम नहीं है तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट
नहीं होगा। और रैम के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि एस रैम, स्टैटिक रैम, यानी कि इसमें डाटा जो है कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। अच्छा, रैम की अगर बात करें तो कंप्यूटर ऑन होते तक, यानी कि कंप्यूटर ऑन है तभी यहाँ डाटा स्टोर है, और कंप्यूटर अगर ऑफ है तो यहाँ डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत एक होती है एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम, इसमें कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक डाटा स्टोर रहता है। परंतु डी रैम जो होती है, इसमें प्रत्येक बार जब रिफ्रेश करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक बार जब रिफ्रेश किया जाता है तो इसका डाटा जो है डिलीट होते जाता है। तो डी रैम जो है डायनेमिक रैम जिसको बोलते हैं, बार बार यहाँ पर रिफ्रेश होने पर डाटा डिलीट हो जाता है। स्टैटिक रैम यहाँ पे कुछ समय के लिए रहता है, ठीक है, जैसे कि रैम है तो यहाँ तो अस्थायी रहता ही है, परंतु एस रैम में डी रैम की अपेक्षा काफ़ी अधिक समय तक डाटा स्टोर रहता है। फिर रैम के ही कुछ प्रकार है, डी डी आर रैम। डी डी आर मतलब डबल डेटा रेट, जो 1 वाली जो रैम आई थी सबसे पहली श्रेणी में, फिर उसको अपग्रेड किया गया DDR2, यानी डबल डेटा रेट 2 रैम देखने को मिलती है, डबल डेटा रेट 3 रैम देखने को मिलती हैं। वर्तमान में आपको लेटेस्ट देखने को मिलती है DDR4 रैम, यानी कि जो डबल डेटा रेट 4 है, लेटेस्ट रैम देखने को मिलती है। अभी वर्तमान में लैपटॉप कंप्यूटर में आपको इसी श्रेणी की रैम देखने को मिलती है। अब उनकी कैपेसिटी 4 GB हो सकती है, 8 GB हो सकती है या 16 GB हो सकती है, इस श्रेणी में देखने को मिलती है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही रोम देखने को मिलती है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है। इसमें से डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता एक बार स्टोर करने के पश्चात, ओनली रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है। तो ये देखिए बायोस, बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो बायोस होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। और इसके अंतर्गत 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो पी रोम देखने को मिलती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार कुछ प्रोग्राम किया जाता है उसको डिलीट नहीं किया जाता, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली में कुछ परावैंगनी तरंगों के माध्यम से डाटा को यहाँ से हटाकर जो है स्टोर किया जा सकता है फिर से, और ये कहलाती मतलब जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि रीड ओनली का प्रकार होता है। तीसरी जो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम EEP रोम बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है कुछ विशेष इलेक्ट्रिक तरंगों के माध्यम से जो है डाटा को डिलीट किया जाता है और यहाँ पे फिर से उसको राइट कर लिया जाता है। तो ये होती है प्रकार, 3 प्रकार हो गए रोम के, रीड ओनली मेमोरी के, मतलब पी रोम, EP रोम, डबल EP रोम देखने को मिलता है। और ये हमने जो स्टोरेज है उसके देखिए रैम होती है, रैम प्राइमरी मेमोरी, और CPU में डाटा पहुँचाने से पहले कैश मेमोरी इसके अंतर्गत काम करती है। और यहाँ पे देखिए CPU जो होता है कैसे जो डाटा को उठाता है, मतलब हार्ड ड्राइव होती है, सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ से इसका कनेक्शन होता है। कुछ और अदर ड्राइव होती है जिसे हम बोलते हैं CD रीराइटेबल जो होती है। उसके बाद थंब ड्राइव होती है, पेन ड्राइव जिसे बोलते हैं, टेप ड्राइव होती है, सभी ऑफलाइन स्टोरेज कहलाती है। इसके बाद सेकेंडरी जो स्टोरेज है हम यहाँ देखें तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत प्राइमरी जो होती है वो कहलाती है हार्ड डिस्क, और ये CPU का अभिन्न अंग कहलाता है। CPU के अंतर्गत ये लगी रहेगी, अगर नहीं लगी रहेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मतलब कंप्यूटर बूट नहीं होगा, कंप्यूटर बूट करने में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में, और लोड करके वो कहाँ लाता है, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लेकर आता है CPU। तो जब तक कि सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क है वो नहीं लगी रहेगी तब तक कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट नहीं होने वाला, ये आप देख सकते हैं। अब वर्तमान में जो है हार्ड डिस्क का ही एक काम करने के लिए सब्स्टिट्यूट आ गया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे SSD बोला जाता है। और हार्ड डिस्क से इसकी क्षमता जो है काफ़ी अधिक, मतलब जो है क्षमता की बात नहीं, स्पीड काफ़ी तेज़ है, स्पीड काफ़ी तेज़ है, इसके कारण कंप्यूटर की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। और ये जो है महंगे, मतलब हार्ड डिस्क से काफ़ी महंगी होती है, ठीक है, वर्तमान में देखने को मिलती है, जैसे 256 है, 128 है, इस प्रकार की GB में देखने को मिलती है, 500 GB, 512 GB में देखने को मिलते हैं, 1000 में देखने को मिलते हैं, 1024 में। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव काफ़ी महंगी होती है हार्ड डिस्क की अपेक्षा। उसके अलावा USB थंब ड्राइव की अगर बात करें तो ये पेन ड्राइव होती है, मतलब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट करने के लिए या ले जाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी में, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64, 128, इस प्रकार ये कैपेसिटी में देखने को मिलती हैं। रिमूवेबल डिस्क भी इनको बोला जाता है। फिर एक SD कार्ड होते हैं, कैमरा में, मोबाइल में या फिर मेमोरी कार्ड के सहायता से हम जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। SD कार्ड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो, मिनी जो कार्ड होते हैं वो भी यहाँ पे SD कार्ड की श्रेणी में आते हैं। तो इनका उपयोग भी जो है हम एक प्रकार से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, एक डिस्क होती है, ठीक है, डिस्क, इसका भी डाटा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है उपयोग। पहले फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी, परंतु CD के आ जाने से उन फ्लॉपी का जो चलन है वो कम हो गया, क्योंकि फ्लॉपी की जो कैपेसिटी है वो कम हुआ करती है और CD की कैपेसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि 700 MB के आसपास देखने को मिलती है। अब DVD जो है, DVD की जो मिनिमम कैपेसिटी है 4.7 GB देखने को मिलती है। CD का ही अपग्रेडेबल रूप है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क इसको बोला जाता है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज़ होती थी, पोर्ट डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, परंतु वर्तमान में इसका चलन बंद हो गया है। टेप ड्राइव भी वर्तमान में बंद हो गई, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू हमने देखे किसका, मेमोरी का। इसके बाद हम जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। देखिए
प्राइमरी मेमोरी जिसे टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है, परंतु रोम जो होती है टेम्परेरी मेमोरी की श्रेणी में नहीं आती। तो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है, जहाँ मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है जहाँ पर डाटा, सूचना, जो प्रोग्राम होते हैं, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस के दौरान यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी कहलाती है, क्योंकि इसमें लिखा गया डाटा कंप्यूटर के ऑन होने तक ही यहाँ पे स्टोर रहेगा और बंद होने के पश्चात या बिजली जाने के पश्चात इसमें से डाटा मिट जाता है, और इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखे थे, देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि रैम देखे। रैम के अंतर्गत दो चीज़ें, एस रैम स्टैटिक रैम, और दूसरी होती है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और दूसरा होता है ये वाली जो है टेम्परेरी मेमोरी नहीं कहलाती, परंतु प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट कहलाता है। तो इसके अंतर्गत तीन देखें, रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीन मेमोरी किसके अंतर्गत होती है, रोम के अंतर्गत होती है। तो चलिए एक एक करके यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं रैम के बारे में। तो रैम क्या होती है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम यहाँ देखें तो देखिए अस्थायी मेमोरी होती है, यानी टेम्परेरी मेमोरी इसको बोला जाता है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किया गया जो प्रोसेस के पहले जो डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, वो रैम में ही स्टोर होता है। रैम उसी प्रकार काम करती है जैसे किसी ऑफिस है, कोई संस्थान में रिसेप्शनिस्ट काम करती है, उसी प्रकार यहाँ रैम काम करती है कंप्यूटर के अंतर्गत, सीपीयू के अंतर्गत। और सीपीयू में आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से जो है डाटा को या जो भी निर्देश है, जो भी सीक्वेंस में रखे गए जो प्रोग्राम है, उनको रैम से प्राप्त कर लिया जाता है। प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित यहाँ पर रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने, बिजली चले जाने के कारण जो है यहाँ पे रैम से डेटा को यहाँ पे हट जाता है, रैम से ऑटोमेटिक डाटा हट जाता है। रैम को वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, इस प्रकार बढ़ा 256 MB। परंतु वर्तमान में अगर बात करें तो 4 GB, 8 GB, 16 GB इस प्रकार की रैम देखने को मिलती है। और ये जो रैम होती है डायनेमिक रैम होती है, सिंक्रोनस रैम होती है, स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ होती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त रूप में डी रैम बोला जाता है। और रैम जो होती है सबसे अधिक रिफ्रेश रेट यहाँ पे मानती है, और प्रत्येक बार रिफ्रेश करने में पिछला डाटा यहाँ से उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, उड़ता नहीं है, डिलीट हो जाता है या हट जाता है या मिट जाता है। रिफ्रेश अर्थात जो होता है चिप को विद्युत आवेशित करना, तो इसके कारण डाटा यहाँ से बार बार जो है डिलीट हो जाता है, और यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह जो है पहले की जो विषय वस्तु उसको मिटा देता है। इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति जो है कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद सिंक्रोनस रैम की अगर बात करें तो सिंक्रोनस रैम जो है डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज होती है, और इसकी गति जो है, इसकी गति के कारण यह जो है सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार जो है रिफ्रेश होती है। ठीक है, सीपीयू घड़ी की गति के अनुसार यहाँ रिफ्रेश होती है, और डी रैम से अधिक समय मतलब यहाँ देखिए, इसलिए डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेज़ी से स्थानांतरित या ट्रांसफ़र कर देती है। और तीसरा जो प्रकार होता है रैम के अंदर ही क्या कहलाता है, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है, स्टैटिक रैम ऐसी रैम होती है जो कम रिफ्रेश मांगती है, और कम रिफ्रेश मांगेगी यानी कि डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। और डी रैम की अपेक्षा एस रैम जो है तेज होती है और महंगी भी होती है। इसके बाद जो रोम है, रोम हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो हमने पढ़े हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी होती क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है उसी प्रकार यहाँ कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ब्रेन हालांकि सीपीयू कहलाता है, परंतु ब्रेन में ही मेमोरी इनबिल्ट होती है मनुष्य के अंतर्गत, वो हमने देखें। मेमोरी क्या होती है सारी चीज़ यहाँ देख लिए। बिट और बाइट क्या होता है, किस प्रकार ये जो है मेमोरी मेजरमेंट है, मतलब सबसे छोटी जो मेमोरी मेजरमेंट है वो हमने देखी यूनिट, और सबसे बड़ी हमने देखे जीबी। इसके बाद हमने मेमोरी के प्रकार देखें। मेमोरी के प्रकार प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंतर्गत कैश, रैम और रोम देखें। सेकेंडरी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखें, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, थंब ड्राइव है। इसके बाद हमने जो है प्राइमरी मेमोरी में देखे, प्राइमरी मेमोरी में आपको रैम देखने को मिलती है, रोम देखने को मिलती है, जिसमें से हमने अभी इसमें जो है एस रैम के बारे में जान लिए, डी रैम और सिंक्रोनस रैम के बारे में हमने जान लिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट में रोम के बारे में। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप एमबीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाला 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीएससी और व्यापम संबंधित गोल यूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया। ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको
डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।